भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में विद्वानों के दो प्रकार के तर्क हैं। In the context of emotional intelligence, there are two types of reasons. Of intellectuals. कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सीखी जा सकती है, या ऐसा लिखो, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सीख कर प्रबंधित की जा सकती है। Some intellectuals consider that it could be managed by training. अब मुझे नहीं पता, दूसरा लिखना। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जन्मजात होती है, While some intellectuals think that it would be by birth. ठीक है? अगले पॉइंट से ये कंटिन्यूएशन में लिखना। डेनियल गोलमैन जैसे विद्वान यह मानते हैं कि यह सीखी जा सकती है। The intellectuals like Daniel Goleman considered that it could be learned. जबकि कीरकेगार्ड जैसे विद्वान ग्राद GRADE रशियन विद्वान थे। जबकि कीरकेगार्ड जैसे विद्वान यह मानते हैं कि यह जन्मजात होती है, यह क्षमता जन्मजात होती है। While the intellectuals like Kierkegaard consider it is the strength, it would be the strength of by birth। ठीक है? अब अगले पॉइंट से लिखना। अब देखो, अब हम एक आगे ना ये राइटिंग, आंसर राइटिंग की एक अच्छा तरीका है। अब हम दोनों के संबंध में तर्क देंगे, पक्ष में तर्क देंगे, विपक्ष में तर्क देंगे। तो सबसे पहले लिखिए पक्ष में तर्क। KIERKEGRADE कीरकेगार्ड। ठीक है? पहला लिखना है इसमें पक्ष में तर्क। ठीक है? The reason in the favor of it, the reasons in the favor of it। ठीक है? अच्छा, ये बताओ, क्या महात्मा गांधी की जो संवेगात्मक बुद्धि थी, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो जन्मजात थी या उन्होंने सीखी? उनके टाइम पर परिस्थितियां ऐसी थी, उन्हें सीखनी पड़ी। अच्छा, फिर बुद्ध ने कैसे सीखी? बुद्ध ने तो ज्ञान प्राप्ति के दौरान सीखी। गांधी ने जन्मजात तो उनके पास नहीं थी।
अरे परिस्थितियां नहीं, परिस्थिति को क्यों तुम दोष दे रहे हो कि परिस्थिति ऐसी थी, गांधी ने तभी सीखी। परिस्थितियों बस थोड़ी कोई संज्ञानात्मक बुद्धि रखता है। परिस्थितियों बस जिस व्यक्ति के साथ जैसी परिस्थितियां गुजरती है वो वैसे ही बनता है। गांधी ने, अगर आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब ऐसा समझ पा रहा हूँ क्या क्या देखा? संज्ञानात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन? If emotional intelligence any correlate with the परेशानी of the लोग? अरे नहीं, अरे इससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे, मुझे ये बताओ, जैसे ट्रेन से फेंके जब मुझे ये बताओ, आप में भावनात्मक समझ है या नहीं? तो क्या आपकी भावनात्मक समझ में आपकी परिस्थितियां जिम्मेदार थी उसे विकसित करने में? परिस्थितियां नहीं, आपकी क्षमताएं थी। सर एक बात बताओ, परिस्थितियों में कोई कुछ नहीं सीखता है। सर क्यों नहीं सीखता है? इस आदमी ने गरीबी दी, दूसरे गरीबी। आप डिनायल मोड में क्यों हो? आप बिना समझे डिनायल मोड में क्यों चले गए? मुझे ये बताओ, कोई चीज सीखी जाती है परिस्थिति से या क्षमता से? मुझे ये बताओ, अगर किसी आदमी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 40 किलो वजन उठा सके, तो वो कैसे उठा लेगा, भले परिस्थिति कुछ भी है? यहाँ ये बात है ही नहीं, यार ये बात है कि 40 किलो वजन कोई व्यक्ति उठा कैसे सकता अगर उसमें क्षमता नहीं है। तो मैं ये कहीं नहीं रख के उठा के देखे तब पता चले ना, ये मुद्दा ही नहीं। देखो, कोई चीज सीखी जाती है उसकी क्षमता के अनुसार। परिस्थितियां केवल प्रेरण का काम करती हैं, उनकी भूमिका केवल प्रेरणा तक सीमित होती है। स्व प्रेरणा मैंने उसमें इसीलिए लिखवाया है। लेकिन कोई चीज सीखी जाती है, उसकी गांधी में वो क्षमता थी, सुभाष में क्यों नहीं थी? क्या उनके सामने वो परिस्थितियां नहीं थी? मैं ये नहीं कह रहा कि आईएनसी खड़ी नहीं की उन्होंने, मैं ये कब कह रहा हूं। लेकिन जो गांधी में संवेगात्मक बुद्धि थी, इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो सुभाष में कहां रिप्रेजेंट था? उनके अंदर प्रेजेंट नहीं था वो। उनमें एक अलग तरीके की कॉन्सेप्ट थी, गांधी की एक अलग तरीके की कॉन्सेप्ट थी, जबकि परिस्थितियां सेम थी दोनों के सामने। अंतर क्या है? इमोशनल, कोई भी चीज सीखनी हो, किसी भी चीज को सीखने के लिए व्यक्ति की क्षमताएं, एटीट्यूड हम लोग जिसे कहते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको एटीट्यूड पे। इसमें अभिवृत्ति उतनी ही आवश्यक होती है। मुझे ये बताओ, प्लेयर तो न जाने कितने थे। सचिन तेंदुलकर क्यों है? क्योंकि सचिन तेंदुलकर में दो चीजें थी, क्षमता थी सर, दो चीजें थी। एक उसमें क्षमता थी बाय बर्थ, और बाद में उसने उस क्षमता का मल्टीप्लाई किया। कैसे किया? ट्रेनिंग के माध्यम से, स्व प्रेरणा के माध्यम से, तब वो सचिन तेंदुलकर बना। 10 साल लगते हैं मेरी बात पे ज्यादा ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसको ध्यान को देके उसको समझो, वो बहुत गहरी है। समझ गए सर, उस क्षमता पहले से थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। अरे रुको यार, मुझे लिखवा दे दो, मैं लिखवा दूं। मैं हार गया, मैं लिखवा दूं। मैंने, हाँ, इसीलिए मैंने दोनों को लिखवाया ना इसमें।
देखो इसका मतलब ये हुआ दोनों बातें हैं। एक चीज होती है बाय बर्थ जो कि जन्मजात क्षमता जिसे कहते हैं, बाद में उस जन्मजात क्षमता के आधार से इसे हम लोग अभिवृत्ति भी कहते हैं। बाद में इस जन्मजात क्षमता को मल्टीप्लाई किया जाता है स्व प्रेरणा से, स्व परीक्षण से, है ना, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग स्वयं को बनाते हैं। ये इसका मर्म है। अब मुझे इसमें क्या लिखवाना है, तो मुझे पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो हम पक्ष में उस तर्क को लिखेंगे जो ये कहता है कि हाँ ये ट्रेनिंग से आ जाती है। उदाहरण देंगे गांधी का, कि गांधी ने अपने अब गांधी बाय बर्थ गांधी नहीं थे, गांधी बाद में गांधी बने। उनकी गांधी बनने की जो जर्नी है वो यही है कि संवेगात्मक बुद्धि उनकी विकसित होती चली गई। उन्होंने उसको सीखा, ट्रेन किया। जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने जब पहला सत्याग्रह किया तो सत्याग्रह का उनका वो प्रयोग था, वो सफल रहा। सबसे पहले उन्होंने वहां से चीजें सीखी, अपने फ्रेंड कैलेनबैक से सीखा, टॉलस्टॉय को उन्होंने समझा, वहां से सीखा, प्रभु यीशु से सीखा, वैष्णविज्म से सीखा, जैनिज्म से सीखा, और यहां से उन्होंने सीख के अपनी उस बुद्धि को जो उनमें एक जन्मजात थी उनकी क्षमता, जो कि उन्होंने अपनी माँ से ली थी। उनकी माँ भी उसी तरीके की थी। बाद में गांधी ने स्वयं को गांधी इसी क्रम में कन्वर्ट किया। हम ये लिखेंगे इसमें, है ना, ये एक बड़ा शानदार एग्जांपल होगा। तो आप लिखो अगले पॉइंट में, कंटिन्यूएशन में। पहला लिखना, संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को, संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है, ये जन्मजात नहीं होते। संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है, ये जन्मजात नहीं होते। इमोशनल इंटेलिजेंस कुड बी लर्न। अब ये एक पक्ष में तर्क है, हम इसे डिनाई नहीं करेंगे, हमारी औकात नहीं है इसे डिनाई करने की, है ना। इट कुड बी लर्न। तो ये तो गलत होगा ना। सुनो सुनो सुनो, ये जन्मजात नहीं होते, है ना। दे वुड नॉट बी बाय बर्थ। ठीक है, हम इसे डिनाई करेंगे निष्कर्ष में, यहां नहीं करेंगे। अभी तो पक्ष में तर्क दे रहे हैं। अब इसका उदाहरण, तो उदाहरण में लिखेंगे हम, रविकांत ये इनसे बात करते हैं। उदाहरण में लिखो गांधी, उधर जैसे ऐसा लिखो, जैसे गांधी, इनको कॉल कर लो और इनसे कुछ देंगे, इनसे ले लेना। जैसे गांधी बचपन से ही संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे, as Gandhi has not took the emotional intelligence from the birth, संवेगात्मक बुद्धि उन्होंने जीवन के क्रम में ही सीखी, जीवन के क्रम में ही सीखी। इमोशनल इंटेलिजेंस, दे लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस, दे लर्न अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा लिखिए। देखो दूसरा एग्जांपल मदर टेरेसा का ले। जो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, वो ढूंढ के ले रहा हूं, बड़े समझ के साथ ले रहा हूं। आप एग्जाम में इन एग्जांपल्स का प्रयोग करेंगे दबा के, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको लेकर किसी प्रकार की कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऐसा कोई इंसान, कोई विद्वान भारत में या दुनिया में नहीं मिलेगा जो इन व्यक्तित्व को डिनाई कर दे। हमें अपने उदाहरणों में ऐसे ही व्यक्तित्वों को शामिल करना है। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड है उनके बारे में नहीं, जैसे नेहरू के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, है ना, उदाहरण नेहरू का नहीं देंगे ज्यादा। अभी फिलहाल ऐसे लोगों के बारे में बातें करेंगे जो डिस्प्यूट में नहीं है। तो मदर टेरेसा, मुझे ये बताइए मदर टेरेसा में क्या दो गुण थे जो उनके सबसे बेहतर थे, जिन्होंने टेरेसा को मदर टेरेसा बनाया? करुणा, है ना,
और एक दूसरा, क्या करुणा समानुभूति के बिना हो सकती है? एम्पैथी के बिना क्या करुणा हो सकती है? नहीं हो सकती। दोनों एक साथ होंगे। मदर टेरेसा को मदर टेरेसा बनाया इन दो गुणों ने, एक एम्पैथी और एक करुणा को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कंपैशन। दैट्स इट, कंपैशन। कंपैशन और एम्पैथी, ये दो गुण थे जिन्होंने मदर टेरेसा को मदर टेरेसा बनाया। क्या ये बाई बर्थ होंगे? ये अभी तो हम लोग कहेंगे कि बाई बर्थ नहीं है, इसका जरूर कुछ भाव बाई बर्थ होता है, क्योंकि कुछ लोग इमोशनल होते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं वो इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं दूसरे के, समानुभूति उनमें ज्यादा अच्छे से होती है। लेकिन अभी हम लोग कहेंगे कि मदर टेरेसा के जो ये दो गुण हैं, करुणा और समानुभूति, ये समय के साथ उनमें विकसित हुए। जैसे जैसे उन्होंने लोगों को देखा, उनके दुखों को देखा, उनके प्रति उन्होंने समानुभूति और करुणा अभिव्यक्त की। कालांतर में वो टेरेसा की के साथ साथ मदर टेरेसा में भी कन्वर्ट हो गई या बदल गई। तो लिखेंगे इसमें उदाहरण में दूसरा, मदर टेरेसा की भावनात्मक समझ, मदर टेरेसा की भावनात्मक समझ करुणा एवं समानुभूति नामक गुणों से जानी होती है। करुणा एवं समानुभूति नामक गुणों से होती है। ठीक है। द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मदर टेरेसा, the emotional intelligence of Mother Teresa is being converted, is being known by his character to understand, sorry, his नहीं हर होगा, by her character to understand empathy and compassion, empathy and compassion। अब नहीं पता, character to understand empathy and compassion। ठीक है। उनका यह गुण भी जीवन प्रक्रिया में ही विकसित हुआ। उनका यह गुण भी जीवन प्रक्रिया में ही विकसित हुआ। And this quality of her developed, in the life cycle। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, एक प्रशासक में दो सबसे अच्छे गुण कौन से होने चाहिए जो भावनात्मक समझ से संबंधित हों? जो आदमी होना चाहिए। देखो, ये भावनात्मक समझ से संबंधित नहीं है। ईमानदारी एथिकल विषय है। ईमानदारी मान लीजिए एक मौलिक विषय है और नीति शास्त्र से संबंधित है। ये नीति शास्त्र का मामला है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इमोशंस के लेवल पे कोई दो ऐसे इमोशन जो किसी प्रशासक में सबसे महत्वपूर्ण है और वो होने चाहिए। और दूसरा, एक अपनी बात को रखने पे कोई उसे हटा ना सके, और वो सही तो सही रहे। साहस है ना, सेंसिटिव,
संवेदनशील, सेंसिटिव। यार अगर वो सेंसिटिव होगा तो वो तो बेचारा और ऊपर से अडिग रहना, अपने कोई उसे हटा ना सके। सहनशील को अगर मैं यहाँ पर संयम कहूँ तो ठीक रहेगा? नहीं, सहनशीलता का मतलब अलग है। सहनशीलता का मतलब होता है किसी विरोधी विचार को भी एक्सेप्ट करना, उसे भी जगह देना। इट इज सहनशीलता। वो क्या है उसकी अंग्रेजी काफी अच्छी है, टॉलरेंस। संयम बताओ, पेशेंस। दो सबसे इंपॉर्टेंट गुण हैं, याद रखना है कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछे, और बाकी कुछ नहीं है। अगर करुणा होगी उसके अंदर तो उसे फिर डीएम नहीं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। दो गुण जो किसी प्रशासक में मूलभूत होते हैं वो एक है साहस और एक है संयम। ये दो गुण किसी राजा में होने चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, साहस, इमोशन, ये सब है। पहले सुनो यार पूरी बात, कूदो मत बीच में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहता है प्लेटो, ये कहता है सुकरात। वो राजा में, और राजा भी कैसे, दार्शनिक राजा में दो गुण बताता है। वो व्यक्ति को वो राजा घोषित करता है जिसमें साहस और संयम दो गुण हो। ये सर्वोपरि होने चाहिए। करेज हो न डरने का, और संयम हो चीजों को समझने, देखने और निर्णय लेने में। अगर ये दो चीजें हैं उसके सामने तो वो नीतिगत निर्णय कभी गलत नहीं लेगा। बाकी सब चीजें आ जाएंगी इन दोनों से। अब मुझे कोई दो ऐसे अधिकारी बताओ, एक आध का कोई नाम रट लो, वैसे मैं रटवा दूंगा। कोई दो नाम हमें लिखने होंगे। आप क्या करें, किसी बहुत अच्छे अधिकारियों के नाम याद रख लीजिए जिनका संयम तो उन्होंने बढ़ता ही नहीं। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह बड़े लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करो, थोड़ा ट्रिकी कर लो इसे। एक तो शक्तिकांत दास को लिख लीजिए, अजीत डोभाल को लिख लीजिए, है ना? साहस और संयम, ये सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, भूल जाते हैं, है ना? घूम फिर के आ जाते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। पाकिस्तान में घुस जाते हैं। इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। ये दो लिखो, आप इन दोनों के नाम लिख लो, शक्तिकांत दास लिख लो, अजीत डोभाल लिख लो, या आप इसमें एक और लिख सकते हैं, अशोक खेमका का नाम भी लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को देखो, हमें ऐसे लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और ऐसे लोगों को उनकी ईमानदारी, साहस, संयम, इस आधार पर जाना जाता है, ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं। तो आपको ना कुछ नाम रट लेने हैं, इन नामों को ही हर जगह लगा दीजिए। अगर कोई हाल फिलहाल के किसी व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जाता है तो लिखिए अब ये पॉइंट। अच्छा, साहस और संयम बाय बर्थ होता है या सीखा जाता है? सीखा जाता है। फिलहाल तो यही कहेंगे, तो लिखो, किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत, किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत भावनात्मक समझ के अनुसार दो गुणों का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। In an administrative officer, there must be two qualities which are essential. पहला साहस एवं संयम, courage
संयम को क्या कहेंगे? पेशेंस मुझे सही नहीं लग रहा वर्ड, कुछ और बताओ। पेशेंस को धैर्य कहते हैं शायद अंग्रेजी में। देखो जैसे कंपैशन था वो ना, वो वर्ड एकदम से सही था करना। संयम को देखो जरा क्या है, ये एक एक शब्द को यहाँ समझना है, ये अलग अलग बातें हैं, एक जैसी नहीं होती। पेशेंस ही आया है, चलो पेशेंस लिख लो। वैसे मैं तुम्हें ढूंढ के बताऊंगा, मुझे पेशेंस लग नहीं रहा वो वर्ड। संयम का कुछ और वर्ड है वो अंग्रेजी। चलो लिख लो फिलहाल पेशेंस, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले तो खुद को रोकना होता है, जब पिटने का डर हो खुद को रोक लो, दैट इज रेस्टोरेंट। चलो मैं देख लूंगा, मैं देख के। अरे नहीं ना, फिलहाल पेशेंस लिखो, बाद में ढूंढ के बताऊंगा सही शब्द। मॉडरेशन भी आ रहा है एक वर्ड, मॉडरेशन, फिर पेशेंस ठीक है। कॉन्टिनेंस, दैट इज द वर्ड जिसे मैं ढूंढ रहा था। कॉन्टिनेंस लिखो, ये शब्द है संयम, कॉन्टिनेंस। ये वो शब्द है जिसका प्रयोग सुकरात ने किया, प्लेटो ने भी कॉन्टिनेंस लिखा। तो कॉन्टिनेंस लिखिए, CONTENANCE CONTINENCE, कॉन्टिनेंस, ठीक है। ये सही शब्द है संयम। अब इसमें उदाहरण लिख दो, जैसे कि शक्तिकांत दास एवं अजीत डोभाल जैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने इन गुणों के बल पर दैनिक प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया, दैनिक प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया। एज अजीत डोभाल एंड शक्तिकांत दास face the challenges, face the daily basis challenges, face the daily basis of challenges in front of an administrator। ठीक है, ये तो हो गए पक्ष में तर्क। विपक्ष में लिखिए, विपक्ष में तर्क, रीजन इन कॉन्ट्रास्ट विद इट, reasons in contrast with it, विपक्ष में तर्क, ठीक है। इसमें लिखना, शोधों से यह माना गया है कि, शोधों से यह माना गया है कि संवेगात्मक बुद्धि की क्षमता जन्मजात होती है, संवेगात्मक बुद्धि की क्षमता जन्मजात होती है। It is considered by research that the power of emotional intelligence would be by birth। ठीक है, अब ये हमने कह तो दिया, सिद्ध करो। अरे एग्जाम्पल थोड़ी देंगे, ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते ना। ये तो हम ये देने के लिए देंगे कि देखो इनकी समझ थी ऐसी, इसको डिनाई करना है। अब क्या एग्जाम्पल देंगे, ये बताओ, सबकी भावनात्मक समझ एक जैसी होती है? अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है, एक ही क्लास में
जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक ही तरीके का प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को उनको सीखने की क्षमता अलग अलग मिलेगी। इसका मतलब भावनात्मक समझ अलग अलग होती है, उसका स्तर सीखने का। इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा जरूर है जो बाय बर्थ होता है। सही एग्जाम्पल नहीं? लिखो। उदाहरण स्वरूप, एक सेकंड। हाँ जी जी, मैं कर रहा हूँ जी। नमस्कार जी जी जी। जी जी हाँ जी, हमारा क्रैश कोर्स मंडे से शुरू होगा। और आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे ऑफलाइन? मतलब उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। जैसे मैं ऑफलाइन भी कराऊंगा वो सुबह इलेबोरेटिव लेवल पर, उसमें जीएस होगी 8:15 से लेकर जब तक सर आएंगे तब उस वो कंटिन्यूस चलने वाली क्लास। क्रैश कोर्स उससे अलग है। ये मंडे को शुरू होगा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे, 2.5 घंटे की वो क्लास होगी। इसमें कार्यक्रम में 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। एक इसमें है कि जीएस को हम लोग कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज़ लेवल्स। दूसरा, इसमें टेस्ट होंगे डेली बेसिस, वीकली और फिर मंथली। आधा घंटा डेली बेसिस पे टेस्ट होगा आपका, आधा घंटा डेडिकेट किया गया है डेली टेस्ट। 2 घंटे क्लास, आधा घंटा टेस्ट। और प्लस इसी में 1.5 साल का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएस। ये हमारा कार्यक्रम ये 2.5 के अंदर शेड्यूल किया और लगभग ये 100 डेज का प्रोग्राम होगा, यानी जब तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारी होती है तब तक। मेंस का इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे। नहीं, ये केवल प्री के लिए स्पेसिफिक प्री है। मेंस का इसके तुरंत बाद शुरू करेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी पोर्शन मेंस को कवर हो जाएंगे। 6000 पूरे कंप्लीट। हाँ, हो जाएगी। ये एक साथ भी करना होगा। जी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मैम। उससे ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे ये प्री और मेंस दोनों अलग अलग कभी भी नहीं होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में एक रहती है। दोनों में प्री और मेंस में केवल आंसर राइटिंग का फैक्ट आता है। वहाँ पर चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं तो एलाबोरेट करके कवर करनी पड़ती हैं। यहाँ चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं तो फिर आपको पिन पॉइंट फोकस्ड होकर कवर अप करनी पड़ती हैं विद आंसर राइटिंग। दोनों में केवल अंतर इतना है, समझ के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। मैं पीडीएफ में नोट प्रोवाइड हाँ हो जाएगा। मैं क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करूँगा 300 पे वो पीडीएफ फॉर्म है ना, तो मुझे लिखवाना ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। Yes, I am pretty sure because my current affairs would cover around 1.5 years, and my previous observations are such that any question in APO exam and last year's exam was not outside from my current affairs. हाँ, आप बिल्कुल जी। कोई नहीं कराता। और
ना मैं ही सर से बात करके शुरू करूँगा। पक्का मैं शुरू करूँगा श्योर, टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे। हाँ जी उसके लिए मैं फिर आपको सर से बात करके मीन्स का, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, जीएस मीन्स तो मैं करा दूंगा, लॉ मीन्स के लिए मैं सर से बात करूँगा कैसे सीरीज के लिए कोई है ही नहीं, ये जीएस है ही नहीं कोई नहीं। हाँ मैं मेरिट से ही हूँ, लेकिन कोई है ही नहीं है जीएस के लॉ के लिए स्पेशली, क्योंकि कोई नहीं कराता है ऐसे। हाँ मंडे से मैं क्लासेस शुरू करूँगा, तो आप मंडे को सुबह 8 बजे से मीन्स की जीएस या लॉ के लिए तो मैं इसको आपको कंफर्म कर दूँगा संडे आप मुझे कॉल करेंगे। एक्चुअली मैम मुझे ना किसी से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट द लॉ, आई एम नॉट बिलोंग्स टू द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, आई एम ऑल्सो नॉट द लॉ एक्सपर्ट, बट डॉक्टर एंड्रे सिंह आप जानते होंगे, वो मेरे काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है B.A. शुक्ला, उसको जो लिखते हैं वो मेरे काउंसिल डॉक्टर एंड्रे सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है B.N. शुक्ला जिसे आप पढ़ते हो, वो मेरे काउंसिल डॉक्टर एंड्रे सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, यहाँ कुछ लॉ वाले स्टूडेंट भी हैं और उनको लगता है वो मेरी बातों में ना हंसते हैं, मुझे पता है उनके मुझे मनोभावों का भी पता चल जाता है, उनके मन में अलग तरीके के भाव रहते हैं, उनको लगता है ये गलत बता रहा है, मैं सही बता रहा हूँ और फिर ना ऐसी चीजें। खैर ये सुप्रीम कोर्ट में है, इनको HJS एग्जाम देना है, UPHJS के फॉर्म आए हुए हैं और इनको मुझसे लॉ पढ़ना है। मैं लॉ का L नहीं जानता, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं, मैंने LLB नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इन्होंने ये बताया, इनको किसी ने ये बताया, ये खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील है, इन्होंने ये बताया इनको किसी ने कि कॉन्स्टिट्यूशन उससे बेहतर नहीं पढ़ा सकता, इनको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। इन्होंने फोन मुझे ये सोच के किया, कहा है कि मैं ये मानती हूँ कि मेरा एडमिशन आपके यहाँ हो गया जबकि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, एडमिशन तो छोड़ो बैच भी नहीं है, और ये कह के फोन काट दिया। चलो क्या कर रहे हैं सर, पेशेंट का जो था मैंने बताया बायोमेट नहीं होता, तो ये सर फीमेल में ये होता है ना, सेंटिफिक पेशेंट ज़्यादा होता है फीमेल में।
देखो मैं इसमें निष्कर्ष जब लिख लूँ ना तब आप सवाल लेके आना मेरे सामने, अभी पहले निष्कर्ष लिख लो। आप ना आंसर राइटिंग की बारीकियों को समझो, बात मत करिए, आंसर राइटिंग की बारीकियों को आप समझो। आंसर राइटिंग जब हम लोग करते हैं, जैसे चलो पहले लिखोगे फिर समझाता हूँ इसको। आप ना इसको नहीं तो उलझ रहे हो और आप गलत तरीके से उलझ रहे हो, ये उलझन आपके नंबर काटेगी। ये नहीं करना होता यूपीएससी में, है नहीं, वही कह रहा हूँ ना, आप उसको मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, आप उसे सीखिए। उदाहरण लिखो, क्या लिख रहे थे, उदाहरण लिखो फिलहाल, फिर निष्कर्ष लिखवाऊंगा, फिर सवाल होगा। उसको पहले वो बताओ क्या लिखो। अरे लिखवाया क्या तो विपक्ष में तर्क, बस केवल इतना। would be by birth। हाँ इसका उदाहरण लिखना है ना, अब आई बात, लिखो इसका उदाहरण। जैसे किसी एक कक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की सामान्य समझ, सभी विद्यार्थियों की सामान्य समझ विषय के प्रति समान नहीं होती, विषय के प्रति समान नहीं होती। As in a class, the general understanding of a student in a same class would not be same with other peers, with other peers। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रशिक्षण से सीखी तो जा सकती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं, और वो सीमाएं कहां तक हैं? तो वो सीमाएं हैं जैविक सीमाएं। बायो एलिमेंट्स, मेरी जितनी क्षमता है उतना ही सीख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं सीख सकता। और जो ये क्षमताएं होती हैं ये बाय बर्थ होती हैं। तो आप लिखो, अर्थात जैविक सीमाएं भी सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जैविक सीमाएं भी सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। So, bioelements also play an important role, plays an important role in the learning process। ठीक है, दोनों तर्क हो गए, पक्ष में दे दिया, विपक्ष में दे दिया। अब निष्कर्ष लिखेंगे। देखो जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे ना, अब समझना, तब आपसे ना सरकार की कोई नीति है या सरकार, मुख्यमंत्री जी ने आपसे ये कह दिया, आप चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपसे कह दिया किसानों के लिए ये नीति बनानी है, किसानों की इस समस्या का समाधान करना है, और कंडीशन ये लगा दी आपके साथ में कि बजट कंस्ट्रेंट भी एक समस्या है। विद बजट कंस्ट्रेंट आपको समस्या का समाधान करना है, आप उसके लिए एक नीति बनाओगे। नीति जब आप बनाओगे तो नीति के सकारात्मक पक्ष भी लिखोगे और उसके नकारात्मक पक्ष भी लिखोगे। नीति बनाते हुए नीति के सामने चुनौतियां भी लिखी जाती हैं और नीति को लागू करने के लिए आवश्यक तत्व भी लिखे जाते हैं, दोनों चीजें लिखी जाती हैं। जब आपसे क्वेश्चन, वो यही देखना चाहता है एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग में कि आप किसी बिंदु के पक्ष और विपक्ष दोनों में कितनी गहरी समझ रखते हैं। हमारा अपना तर्क नहीं होता कुछ भी, जैसे मैडम ने कहा उसको, अगर हम अपने तर्क के हिसाब से चीजों को रखेंगे तो वही सवाल आएगा कि भाई तुम कैसे जानते हो। हमारे तर्क हमारे होते हैं, लेकिन चूंकि हम कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, इसलिए हम अपने तर्कों को दूसरे के हिसाब से कहते हैं। जब कोई नीति बनेगी
तब उसके पक्ष में लिखना पड़ेगा, उसके विपक्ष में भी लिखना पड़ेगा। सकारात्मक और चुनौतियां दोनों बतानी पड़ेगी, तभी वो नीति पूर्णता में बनेगी। जब हमने विपक्ष में लिखना तय कर लिया है तो हम पक्ष की बातों को क्यों कंसीडर करेंगे? और अगर हमने पक्ष की बातों को भी कंसीडर कर लिया, विपक्ष में लिख रहे हैं, तो सब घालमेल हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब समझ के स्तर पे समस्या है, एग्जामिनर वहीं काटेगा। इसलिए करना क्या होता है कि जब हम पक्ष में लिख रहे हैं तब अपने तर्कों को पुष्ट करिए पक्ष के उदाहरणों से, जब विपक्ष में लिख रहे हैं तब अपने तर्कों को पुष्ट करिए विपक्ष के उदाहरणों से, लेकिन वो उदाहरण बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसे चलो कहता नहीं, चलो रिकॉर्ड करो। चलो ठीक है, अब निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष लिखो, क्लास के बाद में कह दूंगा। चलो लिखो निष्कर्ष में, इस प्रकार निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि इस प्रकार निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संवेगात्मक बुद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो it could be concluded that emotional intelligence is a continuous process. कुछ क्षमताएं जैविक क्षमताएं होती हैं, some powers would be by birth, परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें संयमित एवं प्रबंधित किया जा सकता है, संयमित एवं प्रबंधित किया जा सकता है। बट दे कुड बी रेगुलेट एंड मैनेज्ड बाय ट्रेनिंग। अच्छा ये बताओ, आपका कोई गुण संयमित और प्रबंधित हो गया तो उसका उपयोग आपके हित में भी होगा, राष्ट्र हित में भी होगा, हाँ या ना? यस सर। तो दोनों के लेवल पे किया जा सकता है। कंटिन्यूएशन में लिखो, इस प्रकार संयमित एवं प्रबंधित गुण न केवल व्यक्तिगत हित में बल्कि राष्ट्रीय हित में भी उपयोगी होते हैं, राष्ट्रीय हित में भी उपयोगी होते हैं। ठीक है, द रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड characteristics would be useful at personal and national, at the level of national interest too. ठीक है, कंप्लीट हो गई। राष्ट्रीय हित मैंने क्यों लिखवाया, यह राष्ट्रीय हित मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? एक आईएएस ऑफिसर राष्ट्रहित के लिए ही काम करता है, और चूंकि वो व्यक्तिगत हित इसलिए, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लेवल पर ही बिखरा हुआ है तो वो क्या राष्ट्रहित में काम करेगा? सबसे पहले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर ही संयमित होना पड़ता है, व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रबंधित होना पड़ता है। आपने उस दिन मैम की एक बात नोट नहीं की, यह हो सकता है कि मैंने की,
उन्होंने बताया मैं दिन में पढ़ती थी, रात को नहीं पढ़ती थी, क्योंकि रात नेचुरली सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग नॉक्टोरल टाइप के होते हैं, उनको रात को नहीं, दिन उनको वो गाना रात के 12 बजे दिन निकलता है। ये वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने उसकी समस्या भी बताई, उन्होंने कहा ये गलत नहीं है, और उन्होंने उसकी समस्या बताई और ये बिल्कुल एक्यूरेट थी। जब पेपर होता है ना सुबह 9:30 बजे से, उस टाइम नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो जो नॉक्टोरल टाइप के लोग हैं उनका वही सोने का टाइम होता है सुबह का। अब ये वाला जो मामला है ये सेट है पहले से ही, पीनियल ग्लैंड, इसको दिन निकलते ही आदेश हो गया कि भाई सो जाओ, तो शरीर सोने लगता है। अब वहां आंसर करना है क्वेश्चन का, वहां आ रही है नींद। इसलिए वो गलत नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है ये बिखराव जो है ये नहीं होना चाहिए, ये संयमित हो। इसको समझ के बाय नेचर अगर चला जाए तो मैं समझता हूं कि नेचर भी सपोर्ट करती है और चीजें संयमित हो जाती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। 2020 का क्वेश्चन था, 10 नंबर में आया था। देखो, अगर मैं इसे 150 में लिखवाता तो ऐसा हो सकता था कि आपके पल्ले इसमें ना पड़ता कुछ। इसलिए मेरा यहाँ उद्देश्य आपको आंसर राइटिंग की बारीकियां बताना प्लस समझ विकसित करना भी है। ये आपके ऐसे नोट्स होंगे जो किसी कोचिंग के नोट्स से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे। जिन कोचिंग के नोट्स को आप 20-20, 25-25 हजार देके खरीदोगे, ये उससे कई गुना बेहतर होंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये मेरा टेस्ट हो रहा है, ये मेरा टेस्ट नहीं है। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसे 150 में लिखूंगा और मुझे पता भी होगा इसमें मैं क्या करना है। मैं इसमें 100% 2 डायग्राम बनाऊंगा, मैंने वो छोड़ दिए। मैं अगर डायग्राम बनाता इसमें, आपको कुछ समझ आता? इसलिए ये विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको नोट्स प्रोवाइड करना भी था आगे के लिए, एक समझ के साथ। मैंने उसको पूरा किया। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, इसमें अगला प्रश्न लिखिए, ये फिर बाद में देखेंगे किसी क्लास में। पहले प्रश्न लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, संवेगात्मक बुद्धि में चल रहे थे, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस में। एक इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखो सवाल, ये भी 2020 में ही आया है और इसी क्वेश्चन का ये जैसे बी और सी हो जाता है ना, ए बी सी, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है। घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए हानिकारक है। जो कि राष्ट्र के चित्त माने आत्मा, ब्रैकेट में आत्मा लिख लीजिए। कॉन्साइंस या कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, वैसे कॉन्साइंस ज्यादा सही वर्ड है। जो कि राष्ट्र के चित्त को दूषित कर सकती है। दूषित नहीं, विषाक्त लिखिए, क्योंकि शब्द इसमें विषाक्त है, पॉइजनस है, विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? सहमत हो? कितने लोग सहमत हैं? अरे ऐसे ही पहले मैंने वो कर लिया ना, क्या कहते हैं उसे, ओपिनियन पोल। सब सहमत नहीं है, हाथ तो उठा देंगे सबने, हाथ तो सबने उठा दिया। लेकिन जब मैं पूछूंगा ना
तब फिर सब पीछे भागेंगे। इसीलिए मैंने हाथ उठाया। चलो दोबारा उठवाता हूं, फंसाऊंगा भी ना आपको। बताओ कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय हित दोनों का नुकसान करती है? सहमत है? कितने लोग सहमत नहीं हैं? सहमत नहीं है, नहीं करती है। सर दोनों चीज होता है सर, जरूरी नहीं है कि वो नुकसान। मतलब फेवर में, मतलब दोनों वालों में लड्डू लेना चाहते हो कि जब दोनों ओर से पिटाई हो तो कहीं से भी ना मेरा नंबर आए, है ना? सेफ, हाँ बिल्कुल सेफ माइंड सेट, करेक्ट। लेकिन दोनों लड्डू वाले बीच में धार में डूबते हैं। सर जेब में जाएगा। अच्छा है। कितने लोग आप में से हाथ सबने उठाए और कुछ लोगों ने उठाए नहीं क्योंकि डर गए बाद में, पहले सब उठा रहे थे। ये बताओ कितने लोग घृणा नहीं करते हैं? अब हाथ उठाओ। किससे घृणा नहीं करते? किसी से भी, एनीथिंग फ्रॉम द एनीथिंग, हेट्रेड नहीं करते हैं। चलो अब तुम्हारे चेहरे याद रखूंगा, फिलहाल सवाल लिखो। अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हुआ। अंग्रेजी में लिखिए। हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव। Hatred is destructive to a person's wisdom. बल्कि 2 की जगह 4 होगा। Hatred is destructive for the person's wisdom and conscience. Person's wisdom and conscience. That also can poison a nation's spirit. ठीक है? Do you agree with this view? Justify your answer. चलो ठीक है, इसे फिर देखेंगे इसे। हाँ अभी हम करेंगे, अभी टाइम थोड़ी हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लोग अपना देखेंगे ना। देखो अभी मैं जो आपको इसमें टॉपिक करा रहा हूँ, ये टॉपिक नंबर 4 है। भावनात्मक समझ नाम से लोक सेवा आयोग का एक टॉपिक है। इसमें एक पूरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। तो इन क्वेश्चन के ऊपर ना आप ये लिख लेना, ये टॉपिक का नाम लिख लेना। मैं ये फिर क्या होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज एनालिसिस हो जाएगी विद आंसर राइटिंग। ये पेपर 4 का टॉपिक नंबर 4 है। भावनात्मक समझ डैश करके अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। ठीक है ये। हाँ अब बताओ, पेशेंस का बाय बर्थ नहीं हो सकता? पेशेंस बाय बर्थ होता है, लेकिन जैविक सीमा के अंतर्गत।
जो बाई बर्थ होती हैं, जैविक सीमाएं बाई बर्थ निर्धारित करती हैं व्यक्ति के मूलभूत गुणों को। हम उन मूलभूत गुणों को प्रशिक्षण से और मजबूत कर सकते हैं। Bio limitations would be decided by birth, and we can also magnify them by training, self-preservation, and also with self-motivation too. It is being seen that in nature, in all our nature, female has more power, more strength of continence by birth, but female also develop this strength of continence in the life cycle too. आपने देखा होगा कुछ महिलाओं में शादी से पहले अलग तरीके की भावना होती है और शादी के बाद अलग तरीके की भावना होती है। शादी से पहले दुर्गा और शादी के बाद लक्ष्मी आया। अरे शादी के बाद दुर्गा होती, शादी से पहले दुर्गा होती है, कोई कुछ कहेगा तो थप्पड़, और शादी के बाद लक्ष्मी हो जाती है, लक्ष्मी थप्पड़ मारती है नहीं, वो घर चलाने का काम करती है। These are the two roles of a female which changed in its life cycle, and the level of patience also changed, and the level of continence also changed in its life cycle too. जब वो घर में बेटी की तरह होती है तब उसका कॉन्टिनेंस का लेवल अलग है। जब वो ससुराल में पति के रूप में, पत्नी के रूप में होती है तब उसका कॉन्टिनेंस लेवल अलग है, और जब वो मां के रूप में होती है तब उसका कॉन्टिनेंस लेवल अलग है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट सम कॉन्टिनेंस लेवल वुड बी बाय बर्थ, which is according to the bio limits of a human being, but some it gained in its life cycle too by self-motivation, self-preservation and training. That's it. अब ना फेवर भी दिख रहा है चीज के 100% उसमें करेंगे, तो इसमें हम बता दें पेशेंस बाय बर्थ नहीं हो सकता। आपने फेवर में लिखवाया देखो मुझे अगर लिखना है ना, मैंने फिर बोला वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम। मुझे अगर तुम्हें पढ़ना है तो निष्कर्ष पढ़िए, तुम क्यों पक्ष विपक्ष को पढ़ रहे हो? ये तो मैं तर्क दे रहा हूं पक्ष विपक्ष में, क्योंकि सवाल में पूछा है उसने कि नहीं पूछा सवाल में। मैं आपको कहता हूं, आप मतलब फेवर लिख रहे तो 100% फेवर में लिखेंगे, अगेंस्ट उस लाइन में तो हम अगेंस्ट लिखेंगे, अपने अपने बात पे अगेंस्ट में नहीं लिखेंगे, एक बैलेंस करके लिखेंगे। देखो मेरी जो सारी बातें हैं वो विद उदाहरण है और वो बैलेंस है। बाद में मैंने अपने कॉन्सेप्ट को निष्कर्ष में लिख दिया। अब जो निष्कर्ष है वो मेरा है और उस निष्कर्ष को पढ़ो, बहुत बैलेंस है, वो किसी की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके के विद्वान हैं जो दोनों मानते हैं। तो मैं कौन हूं दोनों की बातों को डिनाई करने वाला? मैं क्या कर सकता हूं कि वो दोनों की बातों को समझ सकता हूं। किसी आईएएस ऑफिसर में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री की बातों को डिनाई कर दे, या ये क्षमता होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की बातों को समझ ले। तो क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो तुम? केवल समझना होता है। यही क्षमता के आधार पर सिलेक्शन होगा कि आप समझ कितना पाते हो किसी की बातों को, न कि इस बात के ऊपर कि आपका अपनी व्यक्तिगत राय क्या है। कभी लेटर देखा लिखा हुआ? कौन सा? अरे सरकारी शासनादेश, उसमें देखना, उसमें कभी भी वो हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि, और वो कौन लिखेगा? चीफ सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं आदेश देने की। सोचो एक आईएएस ऑफिसर जो कि सीनियर मोस्ट है, he has no authority to order,
तो इसलिए वो पत्र में क्या लिखता है, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि फला 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 चीजें ऐसे ऐसे होंगी। ये नहीं कहता मैं ये आदेश देता हूं कि, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। आदेश देने का अधिकार किसका है? महामहिम का। और महामहिम कौन है? गवर्नर या फिर विधायिका, वही ये कुछ कर सकती है उस तरीके से। इसलिए हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों के केवल ये काम होते हैं कि वो मूल बातों को समझें, मूल बातों को समझकर पक्ष विपक्ष दोनों समान रूप से तैयार करें और उसमें अपना एक निष्कर्ष भी रखें सामने। क्योंकि अगर ऊपर से कोई बात आती है आपके लिए करने के लिए, तो आप बताएं कि इसमें ये पक्ष होगा, इसका ये विपक्ष होगा, मेरी इसमें ये राय है। बाकी आपको करना वही है जो ऊपर से कहना है। ये कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। वो यही कॉन्सेप्ट आपकी चेक करते हैं आंसर राइटिंग में कि आपके अंदर ये समझ है या नहीं है। पर जब आप अपनी कोई राय प्रकट करते हो, चाहे वो पक्ष में करो चाहे वो विपक्ष में करो, तब वो एक मजबूत आधार पर टिकी हुई हो। मजबूत आधार होता है उदाहरणों का। तो तब आप कुछ बात कहें तो विद एग्जाम्पल कहिए। जैसे कि वहां पर मैंने आंसर में विद एग्जाम्पल चीजें दोनों कही। और मैंने वहां पर एक और चीज तुम नोट करो, मैंने अपनी बात नहीं कही, वहां पर किसी न किसी फिलोसोफर को और कोट कर दिया। मतलब अब मैं ये एग्जामिनर को बताना चाह रहा हूं कि मेरी राय नहीं है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिकों की राय है। मेरी क्या राय है मैंने निष्कर्ष में लिख दिया। निष्कर्ष में मैंने अपनी राय प्रकट की, और किस आधार पर की? ऊपर के दोनों दार्शनिकों के आधार पर। अब एग्जामिनर को यह पता चल गया कि इस आदमी ने ठीक ठाक पढ़ा है, अच्छी समझ है, पक्ष को भी जानता है विपक्ष को भी जानता है, और अपनी राय भी सही बना ली। दैट्स इट। ये चाहिए और क्या चाहिए? अब ये नहीं करना आपको कि इसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। भाई मुझे तो चाय पीनी अच्छी लगती है। अब मुझसे अगर कोई ये पूछे या मुझे कोई उसमें ये कहे कि यार ये तो बहुत खराब चीज है, इंजूरियस टू हेल्थ, तो मैं क्या करूंगा? उसमें दोनों बातें बताऊंगा, पक्ष की भी बताऊंगा विपक्ष की बताऊंगा, और फिर कह दूंगा भाई साहब मेरे लिए तो ये सही है, बस बात खत्म। ये एटीट्यूड चाहिए होता है वहां पे। इसी एटीट्यूड को आप आगे फॉलो करें अपने स्टडी में। चलिए हम लोग अब वो देख लें बायोडाइवर्सिटी। मुझे ये बताओ कि मैनग्रोव कराने हैं, इसमें मैंने कुछ लिखवाया था, क्लासिफिकेशन कराना है, मैनग्रोव बताने हैं अलग अलग स्टेट्स में। चलो सबसे पहले लिखो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, वेस्ट बंगाल के आगे लिखना सुंदरवन, ये मैनग्रोव क्षेत्र है। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण, ड्यू टू द अबंडेंसी ऑफ सुंदरी ट्री। दूसरा लिखना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तो ये एक ही है, दूसरा उड़ीसा लिखना। उड़ीसा में पहला लिखना भितरकनिका, भितरकनिका, ठीक है, ये बहुत फेमस है। अब ये आएगा कैसे? आपको मैच मेकिंग में आएगा एग्जाम में, पीसीएस में। एक तरफ क्या कर देगा, मैनग्रोव एरिया दे देगा, एक तरफ स्टेट दे देगा, कहेगा मैच करिए। उड़ीसा, इसमें सबसे पहला भितरकनिका, दूसरा लिखना देवी कौड़ा, देवी कौड़ा ये जगह का नाम है, वहां पर है। तीसरा लिखना, मतलब नेक्स्ट लिखना धामरा, धामरा ये नेशनल वाटरवे पे भी पड़ता है, शायद 5वां या 6वां है, तालचर से धामरा तक।
नेक्स्ट लिखना चिल्का। और लास्ट लिखना सुवर्ण रेखा एवं महानदी का डेल्टा। सुवर्ण रेखा ये दो नदियां हैं एवं महानदी का डेल्टा, द डेल्टा ऑफ सुवर्ण रेखा एंड महानदी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोरिंगा। नेक्स्ट पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, ईस्ट गोदावरी एरिया। और लास्ट है कृष्णा नदी का डेल्टा, द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट तमिलनाडु। नेक्स्ट है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पिच्छावरम बहुत फेमस है, पिच्छावरम। नेक्स्ट मुथुपेट, मुथुपेट। नेक्स्ट पुलिकट, पुलिकट झील है ये। और इसमें लास्ट है, एक है कलुवेली, कलुवेली या कहीं कहीं पर कजुवेली भी लिखा मिलेगा, कजुवेली या ब्रैकेट में कलुवेली, KALLUVELI, वेली, ली LI, KALLUVELI, कलुवेली या कजुवेली, दोनों एक ही बातें हैं। नेक्स्ट लिखना केरल। केरल में वेम्बनाड सबसे बड़ी है, वेम्बनाड। ये झील भी है, लेगून है, ये बैक वाटर्स हैं केरल के। और दूसरी है इसमें वेम्बनाड है और कन्नौर तट, कन्नूर, कैनौर, एनौर अलग है, कन्नूर अलग है, एनौर के बराबर में ही है, KANOOR, कन्नूर कोस्ट, कन्नूर कोस्ट। नेक्स्ट लिखना अंडमान निकोबार। इसमें तो दोनों में एक ही बात है, अंडमान और निकोबार है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, अंडमान एवं निकोबार दोनों लिख लीजिए, कोई नाम है सच नहीं। तीसरा लिखना कर्नाटक। कर्नाटक में कारवार और मैंगलोर यहां पर है। एक तो कारवार, कारवार KARVAR, कारवार, और मैंगलोर। ये नेवी का बहुत बड़ा यहाँ पर बेस है, नावल बेस है कारवार में इंडिया। और इसे शिवाजी ने सबसे पहले डेवलप किया था कारवार को। अभी जब नेवी का चिन्ह बदला गया तो उसमें यहीं पे बदला गया था कारवार में, कोचीन के पास है ये। INS विक्रमादित्य यहीं पे स्टेशन रहता है हमेशा, कारवार कोस्ट में। नेक्स्ट इसी में लिखना कारवार और मैंगलोर। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मालवन। नेक्स्ट वैतरणी। ये वैतरणी एक नदी है, वैतरणी नदी का डेल्टा है वहां पर, वैतरणी। वांदूर, वांदूर, VANDOOR। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों लिख लीजिए, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे।
गोवा भी लिख लीजिए, गोवा में देखो जितने भी कोस्टल स्टेट हैं इंडिया में सभी में ही मैंग्रोव मिलते हैं। कितने कोस्टल स्टेट हैं? 9 है, 9 के 9 में मिलते हैं। इनमें से कुछ के मैंने आपको नाम लिखा क्या? हाँ ईस्ट, क्योंकि वहाँ डेल्टाई क्षेत्र ज्यादा है, ईस्ट में मैंग्रोव वन ज्यादा ही है। पश्चिम बंगाल भी ईस्ट में ही है, सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र वही है। अब इसमें हम लोग जब आगे करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होगी जो 2021 में आई थी, शायद 2021 की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को देख लेंगे, उसके डेटा मैं आपको लिखवा दूंगा। एक इसमें नोट और लिख लीजिए। नोट में एक नई कॉन्सेप्ट इसमें है इकोटोन। इकोटोन प्रजाति या इकोटोन प्रजाति तो छोड़िए, इकोटोन लिखिए केवल। इकोटोन होता क्या है ये समझने की जरूरत है, बहुत बार आया है। अच्छा, इकोटोन से संबंधित एक प्रभाव भी होता है जिसे हम लोग कोर प्रभाव भी कहते हैं। इन दोनों को समझा दूंगा। देखो इकोटोन क्या है, जहां दो तरीके के सिस्टम आपस में मिल रहे हों उस जगह को हम लोग इकोटोन कहते हैं। जैसे मान लो मरीन सिस्टम और टेरेस्ट्रियल सिस्टम दोनों एक जगह मिल रहे हो, वो एरिया इकोटोन कहलाएगा। या जैसे झील है, मान लीजिए कोई झील का और लैंड का एरिया या झील के आसपास का जो एरिया है वो क्षेत्र इकोटोन कहलाएगा। इकोटोन का मतलब है एक वो एरिया जिसकी महत्वता ज्यादा हो, इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग इकोटोन कहेंगे। यानी जो जहां पर दो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक जगह पर मिल रहे हों ऐसे क्षेत्र को हम लोग इकोटोन कहेंगे। और ऐसे क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को इकोटोन प्रजातियां कहते हैं। जैसे कछुआ, एम्फीबियंस जितने भी इकोटोन प्रजातियों में आते हैं। इनकी क्या विशेषता है? इनमें दूसरी प्रजातियों से कुछ विशेष प्रकार के गुण अलग मिलेंगे। जैसे कछुआ स्थल पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, एम्फीबियंस उस तरीके के। इनकी सर्वाइवेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उतने ही ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं नेचर के लिए। तो जो इकोटोन एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे ये तो हुआ, कछुआ तो हुआ एग्जाम्पल प्राणियों में। वनस्पतियों में आपने वो हाथी घास देखी होगी। हाथी घास एक ऐसी घास है जो आपको मरीन इकोसिस्टम में भी मिलेगी और टेरेस्ट्रियल पे भी मिल जाएगी, यानी पॉन्ड्स में भी मिल जाएगी। आपने देखा तालाबों में बीच में टापू बन जाता है और उस पे घास उगाती है बड़ी बड़ी बड़ी, वो एलिफेंट ग्रास होती है। ये जनरली टेरेस्ट्रियल जनरली इकोटोन प्रजाति है ये प्लांट्स की, है ना। अच्छा, कुछ घासें भी जैसे सारागैसम एक घास है जिसे हम लोग सारागैसम कहते हैं। सारागैसम ग्रास भी एक ऐसी ग्रास है कि जो कि इकोटोन टाइप की प्लांट है। सारागैसो सागर में इसी प्रकार की घास है। वेस्ट इंडीज आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज के आप राइट साइड में वो देखना अटलांटिक के आसपास को, वहां पर एक सी का नाम मिलेगा आपको, सारागैसो सी। उस सी का नाम इस सारागैसम ग्रास पे ही रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि ये टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों टाइप के इकोसिस्टम में पनप जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इकोटोन प्रजातियां कहलाती हैं। कौन सी प्रजातियां इकोटोन कहलाती हैं? वो प्रजातियां जो जहां पर दो प्रकार के तंत्र आपस में मिल रहे हैं और उन दोनों प्रकार की तंत्रों में सर्वाइव करने की जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन जातियों में पाई जाए, ऐसी प्रजातियों को हम लोग इकोटोन प्रजातियां कहते हैं। अब कोर प्रभाव क्या है? देखो, जैसे तालाब है कोई, उसके आसपास का वो क्षेत्र जिसमें इकोटोन प्रजातियां रहती हैं उसको हम लोग कोर इफेक्ट कहेंगे, कोर प्रभाव कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो कछुआ है
वो तालाब के किनारे मिलेगा या तालाब से दूर मिलेगा रहता हुआ, या उसमें तालाब में गहराई में रहता हुआ मिलेगा? गहराई में नहीं जाता कछुआ, किनारे पे होता है वो। ना ही वो बहुत गहराई में मिलेगा पानी में, और ना ही वो मरीन सिस्टम से बहुत दूर मिलेगा, उसके आसपास ही मिलेगा। तो जहां वो रहता है उसको हम लोग इस परिभाषा के अनुसार इको कोर प्रभाव कह सकते हैं, कोर एरिया कह सकते हैं। कोर एरिया वो एरिया है जहां पर दोनों इस प्रकार की प्रजातियां मिले जो कि मरीन में भी सरवाइव कर पाए, मरीन इकोसिस्टम में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी, है ना। उस प्रजाति को हम लोग कोर प्रजाति कहेंगे, और उस क्षेत्र को हम लोग कोर प्रभाव के नाम से जानेंगे, कोर इफेक्ट के नाम से जानेंगे। आया समझ? इकोटोन वो क्षेत्र है जहां दो प्रकार के टेरेस्ट्रियल सिस्टम मिले। कोर प्रभाव एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों की विशेषताएं पाई जाती, यानी तालाब के किनारे कोर प्रभाव होगा। करेक्ट? लिख लें। सर जो मेन रीजन सी है उसके जो आसपास का एरिया वो इकोटोन में आएगा? सभी सी के आसपास का दलदली वाला जो क्षेत्र है मार्शी, वो हमेशा इकोटोन में आता है। इसीलिए तो कोस्टल एरियाज प्रिजर्वेशन एक्ट लागू किया गया, CRZ, कोस्टल रिजर्वेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसीलिए पारित किया गया था एक्ट। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट या बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 जो पारित किया गया, उसमें CRZ को इसीलिए एक क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया और संरक्षित किया गया। इसीलिए कोस्ट जोन है वो संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। क्या सभी कोस्ट पे जाने की इजाजत होती है लोगों को? ना, भितरकनिका को बंद कर देते हैं। यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल नाम से एक टर्टल पाया जाता है जो कि सबसे ज्यादा बड़ा कछुआ है समुद्र में पाया जाने वाला। वो अंडे देने के लिए तटों पर आते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, इसलिए सितंबर अक्टूबर के महीने में उस पूरे कोस्ट को फ्रीज कर देते हैं 2 महीने के लिए शायद या 1 महीने के लिए। एग हैचिंग्स करते हैं वो, और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो इसलिए कोस्टल रेगुलेशन जोन पारित किया गया, कोस्टल एरियाज इकोटोन प्रभाव में आते हैं। ठीक है, लिखो। अच्छा, मैंग्रोव हम लोग इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, मैंग्रोव इकोटोन प्रभाव में तो आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वनस्पति की। हाँ, लिखो इसमें इकोटोन तथा कोर प्रभाव। संक्रमित क्षेत्र, इकोटोन को हम लोग संक्रमित क्षेत्र भी कहते हैं, तो लिखना संक्रमित क्षेत्र अथवा इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो, जहां दो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। इकोटोन would be the area, co-joined area, ऐसा लिखिए, co-joined area where two different systems found at the same time। जैसे तालाब के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल। मुझे ये बताइए, फॉरेस्ट है, घना जंगल है, तो क्या घने जंगल की शुरुआत एकदम से हो जाती है, धीरे धीरे होती है? धीरे धीरे होती है। इसलिए एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में कई स्तर होते हैं। एक फॉरेस्ट में एक आउटर पेरिफेरी, एक उसकी फिर, हाँ, आउटर पेरिफेरी को बफर जोन कहते हैं, और एक उसका फिर इनर पेरिफेरी, और एक उसकी फिर कोर पेरिफेरी। कोर पेरिफेरी में किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता,
बफर जोन इसका मतलब एक वो क्षेत्र हुआ जहां पर दो इकोसिस्टम एक जगह मिल रहे हैं, यानी जहां प्लेन एरिया या जंगल एरिया और फॉरेस्ट एरिया एक जगह मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि, या आप इसको स्टडी करें तो पता चलेगा कि जो आउटसाइड वाले एरियाज होते हैं वहां बड़े कार्निवोरस सामान्यतः नहीं मिलते। शेर बफर जोन में नहीं मिलता, हाँ कोर एरियाज में मिलेगा। टाइगर कोर एरियाज का प्राणी है। बाकी के जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो जरूर मिल जाएंगे बाहरी क्षेत्रों में। इसलिए इकोटोन वो क्षेत्र भी है, यानी बफर जोन एक नेशनल पार्क में, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे आउटसाइड पेरिफेरी को हम लोग बफर जोन के नाम से जानते हैं, इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बफर जोन में ही वनवासी या आदिवासी जो हैं लोग, उनको रहने की इजाजत होती है, अंदर नहीं कोर एरिया में। तो एक वो भी एग्जांपल हो सकता है। तो एक और इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, वनीय क्षेत्रों का बफर जोन, वनीय क्षेत्रों का बफर जोन, द बफर जोन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, अच्छा ये बताओ बफर जोन में या इकोटोन जो एरिया है उसमें हाइब्रिड टाइप की प्रजातियां मिलेंगी? नहीं। हाइब्रिड माने जो दोनों सिस्टम में सर्वाइव कर पाए, ये जिनमें दोनों के लक्षण पाए गए, जैसे मेंढक है ना, कछुआ, एम्फीबियंस आपको मिले। और इनमें, इन एम्फीबियंस में दोनों प्रकार के लक्षण मिलेंगे आपको, दोनों प्रकार के सिस्टम्स के लक्षण मिलेंगे। जैसे अगर आप मेंढक को देखो तो मेंढक के जो पैर होते हैं उसमें बीच में जोड़े जुड़े हुए मिलेंगे, जाल मिलेगा, हाँ झिल्ली होती है, जिससे वो तैर पाता है। और उसको फिर बाद में जब उसे चलना होता है तब फिर उसको झिल्ली को, पैरों को फैलाता नहीं है, उसको सिकोड़ लेता है और फिर उसके वो जो है वो उसके पैर का काम करने लगते हैं। तो ये दोनों प्रकार के लक्षण हैं जो किसी प्रजाति में मिलेंगे। तो आप लिखो इसमें, इकोटोन प्रजातियां हाइब्रिड प्रकार की या संकर प्रकार की होती हैं। इकोटोन स्पेशीज वुड बी हाइब्रिड, जिसमें दोनों प्रारूपों के लक्षण पाए जाते हैं। इन इट the characteristics of both types is being found. अच्छा ये बताओ, यहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां दोनों के लक्षण मिलेंगे, मरीन का भी टेरेस्ट्रियल का भी, तो जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलती है। तो कंटिन्यूएशन, इकोटोन अथवा संक्रमित क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इकोटोन अथवा संक्रमित क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इन इकोटोन एरिया द बायोडाइवर्सिटी वुड बी हाईएस्ट। चूंकि इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, चूंकि इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, बिकॉज इन दिस एरिया both species is being found. ये ऐसा लिखो, the species of both ecosystem is being found. ये ज्यादा सही है, the species of both ecosystem is being found. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें केवल अच्छा ये बताओ, वन पढ़ा लो या तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ लोगे? सर पढ़ा देंगे, मतलब सर वन तो तुम्हें फॉरेस्ट उनके में टॉपिक है।
अगला हेडिंग डाल लो आप। अगला हमारा टॉपिक होगा इसमें जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। अभी तो हमने जैव विविधता पढ़ी है, अब उसका संरक्षण कैसे किया जा रहा है भारत में ये पढ़ेंगे। तो इसमें वही नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों आ जाएंगे, एक्ट आ जाएंगे। एक्ट के अंतर्गत इनका संरक्षण, इनका बनाया जाना और कहां कहां पर कितने कितने हैं ये सब शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, आप लिख लो जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो कल की